अध्याय 7 आसानी से समतलीकरण। रेड लीफ फॉरेस्ट खूबसूरत मेपल के पेड़ों से बना था। जंगल में लेवल 5 के राक्षस घूम रहे थे। लेवल 3 से नीचे के खिलाड़ी के लिए यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। शीफेंग भी लेवल 1 पर पहुंचने के बावजूद इन लेवल 5 के राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि शीफेंग बिना किसी हिचकिचाहट के रेड लीफ फॉरेस्ट में घुस गया। सावधानी से वह जंगल के भीतरी इलाकों की ओर बढ़ा। जंगल में समय समय पर लेवल 5 के वनभेड़ियों को गश्त करते देखा जा सकता था। शीफेंग फिलहाल लेवल 1 पर था। अगर वह उनसे पर्याप्त दूरी नहीं रखता तो वनभेड़ियों की संवेदनशील नाक उसे सूंघ लेती। एक लेवल 5 वनभेड़िए की 400 एचपी थी। उसकी आक्रमण शक्ति भी बहुत अधिक थी। शीफेंग की 120 एचपी को खत्म करने के लिए भेड़िए के सिर्फ 2 ही वार काफी थे। शीफेंग के पास एकमात्र विकल्प यही था कि वह चुपके से वन भेड़ियों से बचते हुए उनके चारों ओर से एक लंबा चक्कर लगाए। वन भेड़ियों के अलावा शीफेंग की मुलाकात प्यारे भालू के शावकों से भी हुई। नन्हे शावक घास के मैदानों में इधर-उधर उछलकूद कर रहे थे, जो देखने में मासूम और प्यारे लग रहे थे। हालांकि वे अभी भी लेवल 5 के राक्षस थे और हाथापाई करने वाले खिलाड़ी उनसे नफरत करते थे। इसका कारण उनकी उच्च एचपी और रक्षा क्षमता थी, जिसके कारण शावकों से लड़ना बहुत थका देने वाला होता था। जब शीफेंग एक पेड़ का इस्तेमाल करते हुए भालू के बच्चे से बचकर निकल रहा था, तभी उसे अपने पीछे से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। धिक्कार है! भेड़ियों का अड्रा। शीफेंग जितना शांत था, फिर भी वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अपने पिछले जीवन में कई खिलाड़ी समूहों में रेड लीफ फॉरेस्ट आते थे। उनमें से अधिकांश लेवल 4 या 5 के थे। बड़ी संख्या में राक्षसों को मारकर गेम जीतने के अलावा खिलाड़ियों के यहां आने का मुख्य कारण भरपूर लूट थी। स्किल बुक्स, चमड़े का काम करने की सामग्री और उपकरण इसके उदाहरण थे। जंगल में बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियां और अयस्क भी उपलब्ध थे। हालांकि रेड लीफ फॉरेस्ट में एक छोटी सी गलती भी पूरे समूह को खत्म कर सकती थी। ऐसी स्थितियों का एक कारण भेड़ियों के अड्डे थे। भेड़ियों का एक मांद छिपा हुआ था और उसे ढूंढना मुश्किल था। अगर खिलाड़ी ध्यान नहीं देते तो भेड़ियों का एक झुंड उनके मांद के सतर्क क्षेत्र में प्रवेश करते ही उन पर हमला कर देता। अगर भेड़िए कम होते तो 3 से 5 होते, अगर ज्यादा होते तो 6 से 8 होते। यह एक ऐसा जाल था जिससे पूरी टीम खत्म हो सकती थी। शीफेंग का भाग्य खराब था। अचानक 7 जंगली भेड़िए मांद से बाहर निकल आए। शीफेंग के शरीर पर मौजूद मांस उन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। वन भेड़ियों की गति तेज थी, लेकिन शीफेंग भी धीमा नहीं था। उसके सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में लगे होने के कारण उसकी गति 6 पॉइंट्स थी। आखिरकार वह एक लेवल 1 तलवारबाज था। भले ही वह पूरी तरह से एजिलिटी वाला ही क्यों न होता, उसकी गति वन भेड़ियों से थोड़ी धीमी ही थी। भेड़ियों को अपने करीब आते देख शीफेंग ने परवाह करना छोड़ दिया और उसने जीवन रक्षक कौशल ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय कर दिया। शीफेंग को अचानक लगा जैसे उसका शरीर पंख जितना हल्का हो गया हो। उसकी गति में जबरदस्त उछाल आया और उसने आसानी से अपने पीछे मौजूद वनभेड़ियों को पीछे छोड़ दिया। अंततः एक साधारण राक्षस तो साधारण ही रहा। एक निश्चित क्षेत्र से आगे पीछा करने के बाद उन्होंने हार मान ली, जिससे शीफेंग की जान बच गई। 10 मिनट से अधिक दौड़ने के बाद शीफेंग पहाड़ों और पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर पहुंचा। लाल पत्ती वन के मध्य क्षेत्र में स्थित कई पहाड़ 100 मीटर से अधिक ऊंचे थे। पहाड़ों की चोटियां बादलों और कोहरे से घिरी हुई थीं, जिससे एक दिव्य दृश्य बन रहा था। आखिर आ गया। शीफेंग ने ऊंचे पहाड़ और उसके आसपास के इलाके की ओर देखा। एक झरना देखकर वह उसकी ओर चल पड़ा। अपने पिछले जीवन में खिलाड़ी अधिकतर 20 से ऊपर के स्तर के थे, इसलिए उनके गुण स्वाभाविक रूप से उच्च थे। वे कम स्तर पर होने की तुलना में कहीं अधिक कर सकते थे। कई लोग ईश्वर के क्षेत्र में मौजूद असंख्य स्थानों की खोज करना पसंद करते थे। रेड लीफ फॉरेस्ट का मध्य क्षेत्र प्रसिद्ध स्थानों में से एक था, इसलिए शैरो वर्कशॉप ने जांच के लिए हत्यारों की एक छोटी टुकड़ी भेजी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें वहां खजाने का पहाड़ मिलेगा। एक पहाड़ पर उन्हें कई चीजें मिली,
दुर्लभ अयस्क, जड़ी बूटियां और यहां तक कि खजाने के संदूक भी। पहाड़ की चोटी पर एक गुप्त चांदी का खजाना छिपा था। ईश्वर के राज्य के निर्जन वन में अनेक गुप्त स्थान थे। इनमें से अधिकांश स्थानों पर खजाने से भरे संदूक रखे हुए थे, जो खिलाड़ियों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन संदूकों में रखी वस्तुएं काफी विविध थीं, जिनमें तांबे के सिक्कों से लेकर गहरे सुनहरे रंग के उपकरण तक शामिल थे। खजाने के बक्सों की गुणवत्ता को सामान्य, कांस्य, रहस्यमय लोहा, गुप्त चांदी, उत्तम सोना और गहरा सोना श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि एक सामान्य खजाने के बक्से से मिलने वाला माल भी कुलीन राक्षसों से मिलने वाले माल के बराबर हो सकता है। गुप्त चांदी के खजाने के बक्से से मिलने वाले माल की तो बात ही क्या। इस गुप्त चांदी के खजाने की पेटी ने शैरो को व्हाइट रिवर सिटी में एक प्रसिद्ध कार्यशाला बनने में तेजी से मदद की। इससे शैरो को खेल के शुरुआती दौर में काफी धन संपत्ति अर्जित करने का अवसर मिला। उस गुप्त चांदी के खजाने के बक्से में सिर्फ उपकरण ही नहीं थे, बल्कि उसमें औषध विज्ञान की एक गुप्त विधि और एक गढ़ने की डिजाइन भी थी। गॉड्स डोमेन में औषधीय व्यंजनों के मिलने की संभावना 10,000 में से एक भी नहीं थी। फोर्जिंग डिजाइन के लिए तो यह और भी कम थी। फोर्जिंग डिजाइन का उपयोग करके आप कांस्य श्रेणी के उपकरण बना सकते थे, जिसकी खिलाड़ियों को सख्त जरूरत थी। इससे पैसा कमाना आसान हो जाता। शीफेंग की 10 दिनों के भीतर 16,000 क्रेडिट कमाने की योजना पूरी तरह से डिजाइन पर निर्भर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे शैरो वर्कशॉप के लिए नहीं छोड़ता। हालांकि 40 एजिलिटी से कम लेवल वाले खिलाड़ी हिडन बेसिक एबिलिटी फ्लाइंग स्टेप्स को सक्रिय नहीं कर सकते थे। इसके बिना उनके पास पथरीले पहाड़ पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था, जिससे चट्टान पर चढ़ना ही एकमात्र विकल्प बचता था। हालांकि शी फेंग के पास चपलता में 40 अंक नहीं थे, फिर भी उसके पास गुरुत्वाकर्षण की अंगूठी थी। वह इसे सक्रिय करने के बाद भी पहाड़ पर चढ़ सकता था। ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय करने के बाद शी फेंग आसानी से पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वह 5 मीटर ऊपर पहुंच चुका था। जब ग्रेविटी लिबरेशन के लिए 5 सेकंड बचे थे, तो शी फेंग ने ग्रेविटी लिबरेशन के कूलडाउन की प्रतीक्षा करते हुए आराम करने के लिए जमीन का एक खाली स्थान ढूंढ लिया। शी फेंग के बैठने के कुछ ही समय बाद चट्टान की दीवार अचानक हिल उठी। एक पत्थर का दानव दहाड़ते हुए प्रकट हुआ। चट्टानी दानव सामान्य राक्षस, स्तर 5, HP 550। यह जल्दी था। शीफेंग काफी समय से तैयार था। जब उसने चट्टानी दानव को आते देखा, उसने अपने थैले से एक विस्फोटक बेर निकाला और उसे चट्टानी दानव के पैरों की ओर फेंक दिया। चिपचिपा नारंगी रंग का रस चारों ओर फैल गया। लेवल 5 के मॉन्स्टर के रूप में रॉक जायंट की अटैक पावर, HP और डिफेंस बहुत ज्यादा थी। हालांकि इसकी अटैक स्पीड और रिएक्शन टाइम कम था। इसके शरीर की घूमने की गति और भी धीमी थी। रॉक जायंट को आसानी से हराने के लिए खिलाड़ी को एजिलिटी में केवल 20 पॉइंट्स की जरूरत होती थी। कई असैसिन ऐसे थे जिन्हें इस तरह के बेवकूफ मॉन्स्टर्स से निपटना पसंद था। इन्हें बिना एक भी HP खर्च किए आसानी से मारा जा सकता था। हालांकि शी फेंग के पास 20 एजिलिटी नहीं थी, फिर भी उसके पास एक्सप्लोसिव बेरीज थीं। प्रत्येक बेरी का प्रभावी क्षेत्र 3x3 गज था, जो 1 मिनट के लिए मूवमेंट स्पीड को 30% और टर्न रेट को 70% तक कम कर देता था। यह कमजोर राक्षसों का मुकाबला करने का एक अचूक हथियार था। गॉड्स डोमेन शुरू होने के 2 महीने बाद कई खिलाड़ी धीमी गति से चलने वाले उच्च स्तरीय राक्षसों को मारने के लिए इस विधि का उपयोग करते थे। हालांकि गॉड्स डोमेन में ऐसे धीमी गति से चलने वाले राक्षस सीमित संख्या में थे, इसलिए उन पर जल्दी से हमला करके स्तर बढ़ाना संभव नहीं था। एक्सप्लोसिव बेरी से टकराने के बाद रॉक जायंट की गति में अचानक कमी आ गई। शीफेंग ने अपनी नौसिखिया तलवार निकाली और रॉक जायंट की पीठ की ओर दौड़कर उस पर वार किया। रॉक जायंट के सिर के ऊपर 3 जगह क्षति के निशान दिखाई दिए। 550 AP की तुलना में यह क्षति नगण्य थी। रॉक जायंट हर 5 सेकंड में अपने AP का 1% पुनः प्राप्त कर लेता था, यानी हर 5 सेकंड में 5-5 HP। 1 मिनट के भीतर इसे मारना बहुत मुश्किल था।
शी-फेंग के हमले के बाद रॉक जायंट ने मुड़ने की कोशिश की, हालांकि उसके शरीर की घूमने की गति पहले से ही धीमी थी। अब 70% की अतिरिक्त गति में कमी के कारण वह बेहद धीमा हो गया था। शी-फेंग ने उस पर 2 बार और हमला किया और फिर एक और चॉप से वार किया, जिससे लगातार 3-3-6 का नुकसान हुआ। लेवल कम होने के कारण चॉप का प्रभाव उतना प्रभावशाली नहीं था, हालांकि रॉक जायंट का लेवल 4 गुना अधिक होने के कारण कौशल दक्षता में अतिरिक्त लाभ मिला। तलवारबाज की प्राकृतिक प्रतिभाओं में से एक के साथ मिलकर एक बार उपयोग करने से चॉप की एसपी में 3 अंकों की वृद्धि हुई। कौशल दक्षता बढ़ाने के लिए यह एक आदर्श स्थान था। बहुत संघर्ष के बाद रॉक जायंट ने शी-फेंग का सामना करने के लिए पलटवार किया, हालांकि शी-फेंग ने उसे कोई मौका नहीं दिया और तेजी से उसके पीछे जाकर उस पर हमला जारी रखा। गरजती हुई चमक। अचानक तलवार की एक ही रोशनी ने 4 का नुकसान पहुंचाया, उसके बाद दूसरी रोशनी ने 5 का नुकसान पहुंचाया और आखिरी रोशनी ने 7 का नुकसान पहुंचाया। बिजली की तीनों लकीरों के अपने लक्ष्य पर लगने के बाद थंडरिंग फ्लैश का एसपी 3 अंक बढ़ गया। इसके बाद कुछ और वार किए गए, लगातार 4-4-4 का नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि हर वार से नुकसान में सिर्फ 1 की बढ़ोतरी हुई, फिर भी कुल नुकसान काफी ज्यादा था। थंडरिंग फ्लैश का असर सिर्फ 15 सेकंड तक ही रहा, लेकिन इसने रॉक जायंट को मारने की गति को बहुत बढ़ा दिया था। अब लड़ाई 1 मिनट के अंदर खत्म हो सकती थी, जिससे एक कीमती एक्सप्लोसिव बेरी की बचत हो जाती। भले ही रॉक जायंट के पास उच्च एचपी और अटैक हो, लेकिन अगर वह शी-फेंग पर वार नहीं कर पाता तो वह किसी अभ्यास पुतले से कम नहीं था। वह तो बस शी-फेंग को अनुभव और विशेषज्ञता प्रदान कर रहा था। कौशल का उपयोग करने मात्र से कौशल दक्षता नहीं बढ़ाई जा सकती थी। समान स्तर के राक्षस पर इसका उपयोग करने पर दक्षता में 1 अंक की वृद्धि होने की 20% संभावना थी। उच्च स्तर के राक्षसों के लिए 1 स्तर उच्च होने पर 40%, 2 स्तर उच्च होने पर 70%, 3 स्तर उच्च होने पर 100%, 4 स्तर उच्च होने पर 150% और 5 स्तर उच्च होने पर 200% संभावना थी। अधिकतम सीमा 200% थी। अब जबकि शी-फेंग एक लेवल 5 रॉक जायंट को मार रहा था, उसकी एसपी स्पेयर पावर दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक दर से बढ़ रही थी। 1 मिनट भी पूरा नहीं बीता था कि आखिरकार वह विशालकाय पत्थर गिर पड़ा। सिस्टम लेवल 5 के रॉक जायंट को मारा गया। लेवल में 4 का अंतर प्राप्त। ईएक्सपी में 400% की वृद्धि हुई, कुल 120 ईएक्सपी प्राप्त हुए। शी-फेंग के ईएक्सपी बार में काफी बढ़ोतरी हुई। अब उसे लेवल 2 तक पहुंचने के लिए 880 ईएक्सपी की जरूरत थी। इसका मतलब था कि लेवल 2 तक पहुंचने के लिए उसे 8 और रॉक जायंट्स को मारना होगा। मध्य क्षेत्र के ये पहाड़ कौशल विकास और खजाने की खोज के लिए बेहतरीन जगह थे। दुर्भाग्यवश लोगों को इनके बारे में पता चलने में 2 महीने लग गए। शी-फेंग ने रॉक जायंट को मारने के बाद उसके शरीर की तलाशी ली और उसे एक कांस्य अयस्क प्राप्त हुआ। यह कांस्य उपकरण बनाने में प्रयुक्त सामग्री थी। उसे कठोर पत्थर का एक टुकड़ा भी मिला। इसके बाद शी-फेंग ने खाली भूमि में खोजबीन की। कुछ क्षण बाद उसे 100 आत्माओं का फूल नामक एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिली। यह बुनियादी पुनर्जनन औषधि बनाने में प्रयुक्त मुख्य सामग्रियों में से एक थी। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, एक और चट्टानी दानव प्रकट हो गया। शी-फेंग ने एक और विस्फोटक बेरी फेंकी। गरजती हुई चमक। घटना कुछ ही क्षणों में शी-फेंग को एक और हार स्टोन 120 ईएक्सपी और बड़ी मात्रा में एसपी प्राप्त हुआ। रिंग ऑफ ग्रेविटी का कूलडाउन खत्म होने के बाद शी-फेंग ऊपर चढ़ना जारी रखा। ऊपर चढ़ते समय उसने चट्टानी दिग्गजों को मारते हुए दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज की। 8वें रॉक जायंट के पतन के बाद शी-फेंग लेवल 2 पर पहुंच गया। उसने अपने सारे पॉइंट्स एजिलिटी में लगा दिए, जिससे यह 16 पॉइंट्स तक पहुंच गई। वह फास्ट एंड निम्बल को अनलॉक करने से केवल 4 पॉइंट्स दूर था। चॉप के लिए एसपी भी 300 पॉइंट्स तक पहुंच गया, जिससे यह स्किल लेवल 2 पर पहुंच गई। अगले लेवल के लिए 600 एसपी की आवश्यकता थी। अब इस स्किल से डैमेज 12 पॉइंट्स बढ़ गया और इसका कूलडाउन 1 सेकंड कम हो गया।
अगर दूसरे खिलाड़ियों को शी फेंग की लेवलिंग स्पीड के बारे में पता चल जाता तो वे पागल हो जाते। लेवल 0 से लेवल 1 तक पहुंचने में ही कई घंटे लग जाते थे। लेवल 1 से 2 तक पहुंचने में कम से कम 7-8 घंटे लगते थे। शी फेंग ने 20 मिनट से भी कम समय में लेवल 2 तक पहुंच गया। उसकी लेवलिंग स्पीड रॉकेट की तरह थी। शी फेंग एक मृत रॉक जायंट की ओर बढ़ा और उसकी तलाशी लेने लगा। लगता है मेरी किस्मत बिल्कुल भी खराब नहीं है,